जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों को, अगर आप सभी लोग इस बार अपना सीटेट का एग्जाम पास करना दोस्तों चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले एक काम करना है कि जितने भी अभी तक आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको साथियों बहुत ही अच्छे से पढ़ना है विद एक्सप्लेन के माध्यम से। और साथ में फिर हम आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे कि आप लोग इस बात की साथियों गारंटी दे सकते हैं कि इस बार अपना सीटेट का एग्जाम पास करके आएंगे। तो आप सभी लोग साथियों जुड़े जरूर रहेंगे। तो पहला प्रश्न आज हम देखते हैं, ये हम लोग पेपर आज डिस्कस करेंगे 21 सितंबर 2014 को जो आपका पेपर हुआ था। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो याद रखेंगे साथियों, संज्ञानात्मक विकास जो है किसके द्वारा समर्थित होगा। तो यहां पर बात विकल्प 3 में कहा गया कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यही आपके संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है। ठीक है, तो यहां पर विकल्प आपका साथियों 3 सही हो जाएगा। देखिए विकल्प 1 इसलिए गलत हो जाएगा कि यहां पर कह रहा है परीक्षाओं का आयोजन कराना, तो इसलिए साथियों गलत हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन में कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, ये भी साथियों गलत हो जाएगा। ठीक है, अब विकल्प साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि देखिए जैसे ही शब्द तो आपने देखा विविधतापूर्ण, सबसे बेहतरीन विकल्प आपका यही होगा चारों ऑप्शनों में से। अब यहां पर 2 नंबर प्रश्न में कहता है कि मानव विकास किस तरीके का होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे मानव विकास आपका मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी, दोनों रूपों में होते हैं। तो यहां पर विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो इस पेपर में पूछा गया था कि प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो जो प्राकृतिक पोषण विवाद है दोस्तों, अब आप लोग मत भूलना, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये जो है आपके आनुवंशिकी और वातावरण से दोस्तों रिलेटेड होता है। तो विकल्प आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग याद रखेंगे प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति की चीजें हैं, तो प्रकृति का मतलब वातावरण। अब विकल्प क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो समाजीकरण की निष्क्रिय मतलब जो सक्रिय ना हो, ऐसी कौन सी एजेंसी है। चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए आपसे पहले कहा गया स्वास्थ्य क्लब, ये तो साथियों सक्रिय एजेंसी आपकी हो जाएगी। परिवार भी आपका सक्रिय हो जाएगा। इको क्लब, जी बिल्कुल ये भी साथियों सर आपका सक्रिय एजेंसी हो जाएगी। लेकिन पूछा गया समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी, तो याद रखेंगे साथियों ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय होंगे साथियों आपकी एक समाजीकरण की कैसी एजेंसी हो जाएगी, निष्क्रिय। तो विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन 5 में आपसे देखिए वाइगोत्स्की से संबंधित बातें पूछी गई हैं कि कहा जाता है यहां पर कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है। तो देखिए यहां पर क्या पूछा गया, उपेक्षा की जाती है। तो उपेक्षा जो आपके वाइगोत्स्की के सिद्धांत में की जाती है वो साथियों जैविक की जाएगी। तो विकल्प 5 का 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कि जैविक पहलू की इन्होंने उपेक्षा की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और बाकी देखा जाए सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषा, इन सारी चीजों की इन्होंने साथियों उपेक्षा नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 1 वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। अगर कोई भी एक बालक है जो आपकी आंख हो गए, कान हो गए और हाथों से सोचता है, तो कौन सा स्तर इसमें शामिल होगा। तो याद रखेंगे साथियों ये आपका इंद्रिय जनित, देखिए आपने 1 वर्ष देखा तो आपके दिमाग में साथियों इंद्रिय जनित गामक स्तर ही आना चाहिए। तो विकल्प आपका 3 यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, इंद्रिय जनित कामिक अवस्था में होता क्या, इस स्तर में साथियों जो शिशु होता है वो हाथों से चीजों को इधर उधर कर चीजों की पहचान करना और किसी भी ध्वनि की पहचान व चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये सारी चीजें आपकी किस में होती है, इंद्रिय जनित कामिक स्तर में होती हैं। विकल्प 3 सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं साथियों आप लोग समझ रहे होंगे चीजों को। विकल्प 7 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में कि रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ठीक है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये साथियों याद रखेंगे आपके जो है सहयोग की नैतिकता से संबंधित हो जाएगी ये बात। विकल्प आपका 4 यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पियाजे के अनुसार यह सहपाठी विरोध
जो है ये सहयोग की नैतिकता से आपका संबंधित होता है। यहाँ पर साथियों विरोध कर रही है क्योंकि उससे पिकनिक करनी है तो ऋषभ से वो सहमत नहीं है, तो यानी साथियों उसका विरोध कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके सहयोग की नैतिकता से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, पियाजे से साथियों रिलेटेड है, आप लोग याद रखेंगे। विकल्प आपका 7 का जवाब फोर्थ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो चलिए देखते हैं कौन सा एक रूप हो जाएगा। देखो ये इनका कोई प्रायोगिक बुद्धि तो इनका कोई एक रूप नहीं है, ना तो संसाधनपूर्ण बुद्धि थी ना तो गणितीय। इन्होंने साथियों जो इनके द्वारा त्रिस्तरीय सिद्धांत में जो एक बुद्धि शामिल थी वो आपकी व्यवहारिक बुद्धि शामिल थी, तो विकल्प आपका एक सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, देखिए इनकी बाकी भी 2 बुद्धियां आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले थी विश्लेषणात्मक बुद्धि और दूसरी थी साथियों सृजनात्मक बुद्धि, और आपकी थर्ड थी व्यवहारिक बुद्धि। ये 3 उन्होंने बुद्धियां दी थी, इसी को हम लोग त्रिस्तरीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहते हैं। 9 साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो बुद्धि परीक्षण का जो सबसे पहले अगर पेपर में पूछा जाता है निर्माण किया गया था, तो वो साथियों आपके एल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। और इनका याद रखना, इन्होंने कब किया था, आपके 1905 में। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही साथियों दिया था आपके बुद्धि के बारे में इन्होंने ही बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या पूछ रहा है आप लोगों से। कहा गया कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित होती है। तो याद रखेंगे जो भी आपकी ध्वनि संबंधित जागरूकता होगी तो ये जो आपकी संबंधित हो जाएगी ध्वनि संरचना, जो ध्वनि संरचना होगी इससे, और साथियों चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, इन सारी चीज़ों से संबंधित आपकी कौन सी जागरूकता हो जाएगी, ध्वनि संबंधी जागरूकता। तो विकल्प आपका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। देखिए कहा गया है यहाँ पर, देखिए कि कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद के बारे में पूछा जाए तो याद रखेंगे यहाँ पर जो सबसे सही विकल्प होगा कि शिक्षार्थियों को हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। जो भी आपका लिंग भेद होता है, लिंग विभेद जो होगा ये किसका कारण बन सकता है, जो भी शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयास होंगे या उनके निष्पादन का कारण साथियों कौन सी चीज बन सकती है, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद करना। तो विकल्प आपका 11 का 2 विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि याद रखेंगे यहाँ पर एक लाइन जो बोलने वाले, क्योंकि जो लिंग भेद होता है ये शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से साथियों प्रभावित करने का काम करता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो क्या संग्रहण सीखने की शैली का उदाहरण होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। स्पर्श संबंधी भी नहीं होगा, तथ्यात्मक भी नहीं होगा। जो यहाँ पर चाक्षुष का मतलब विजुअल, ये यहाँ पर विकल्प एक साथियों सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपकी सीखने की शैली का एक उदाहरण हो जाएगा चारों में से। 13 नंबर प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से यहाँ पर कि एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है, फिर उन्हें पढ़ता है, उसके बाद में उसकी योजना भी बनाता है और फिर अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको साथियों समायोजित भी कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि सीखने का आकलन कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। सीखने के रूप में आकलन करता है? ऐसा भी नहीं है। ये विकल्प सही है कि वो सीखने के लिए आकलन करता है। ठीक है, याद रखेंगे अगर कोई भी कार्य को पहले एकत्र करता है, फिर उसको पढ़ता है और बाद में उसकी योजना बनाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीखने के लिए आकलन। विकल्प 13 का 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है आप लोगों से, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो ऐसे शिक्षक कौन होंगे? क्या वो बोझ रहते हैं, उन पर अधिक कार्यों का बोझ जैसे आपने देखा गलत हो जाएगा। फिर आपसे क्या कहा गया, जैसे आपने देखा कि प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, ये भी साथियों सही नहीं होगा। शिक्षार्थियों के मूल्य और आवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, ऐसा भी साथियों नहीं हो। लेकिन विकल्प आपसे 4th में कहा गया कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही हो जाएगी। अब कहा गया ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है, तो याद रखेंगे जो ग्रेड और अंकों में क्या किस तरीके का डिफरेंस होता है, यानी तो ये आपसे पूछा गया है। फिर कहा गया कि यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों को संबंध रखता है। तो ऐसे जो ग्रेड और अंकों से कैसे अलग है, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते तो ये आपके अपसारी चिंतन के प्रश्न हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, छात्राएं। सिर्फ एक शब्द में आपसे पूछा गया था छात्राएं, तो
तो छात्राएं क्या होती हैं, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर विकल्प आपको काटने कैसे, तुलना जैसे देखा तो गलत हो जाएगा। अब कहा गया कि गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनसे तर्क के विषय में पूछा जाता है, ये भी बात साथियों गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न कहता है, इसको ध्यान से समझेंगे। शब्दों में अक्षरों के क्रम में एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में ऐसा आएगा। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास खाली स्थान से संबंधित है। तो देखिए, जब कभी भी पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिसलेक्सिया से साथियों संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, विकल्प आपका 17 का 1 सही हो जाएगा। और जो आपकी डिस्कैल्कुलिया होती है साथियों, ये आपके गणित संबंधी, जो गणित संबंधी विकार होता है, गणित संबंधी दोष होगा, उससे साथियों रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछता है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ये तो ये जो प्रचार वाक्य होगा, देखिए सभी के लिए मतलब समावेशी शिक्षा, कोई छूट नहीं रहा है, सभी के लिए यानी तो समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रभावपूर्णता, वाक्य, मौलिकता और लचीलापन खाली स्थान के साथ संबंधित तत्व कौन सा है। तो इसके साथ जो आपका साथियों रिलेटेड तत्व हो जाएगा वो आपकी साथियों प्रतिभा हो जाएगी। विकल्प 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 क्या पूछ रहा है, कहा गया कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो भी प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, ना कि स्मरण वाले, ना तो समझ वाले, ना तो विश्लेषण वाले। विकल्प आपका 20 का 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग समझते हैं क्या पूछा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया था कि गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। देखिए, जब बात हो रही है गणित के विषय में और यहाँ पर आकलन किसका करना है, निर्योग्यता का, तो इसके लिए जो सर्वाधिक उचित तरीका होगा वो आप लोग याद रखेंगे, आपका हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण करना, किसी चीज़ का निदान करना, यही आपके लिए सबसे उचित तरीका हो जाएगा। विकल्प 21 का 2 सही हो जाएगा। अब 22 नंबर प्रश्न कहता है कि सिद्धांत चित्र खाली स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो सिद्धांत चित्र किसके माध्यम से आपके नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। विकल्प आपसे देखिए 4th ऑप्शन क्या कहता है, कहा गया तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। जी बिल्कुल, सिद्धांत चित्र आपके इसी बारे में बात करते हैं कि तर्कपूर्ण ढंग से जो भी सूचनाएं उनको व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एल्बर्ट बंडूरा के बारे में पूछा गया। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड आपकी कौन सी बात चारों विकल्प में सही होगी। तो पहले कहा गया कि खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता देनी चाहिए। जी बिल्कुल, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, फिर कहा गया कि बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका। जी बिल्कुल, इसके विषय में आपके एल्बर्ट बंडूरा जी ने बात की थी, तो विकल्प आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो 23 का जवाब सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निदानात्मक तर्कण में शामिल है। तो निदानात्मक तर्कण में आपका क्या शामिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों लोग जो है ना, सॉरी, कहा गया निगमनात्मक तर्कण में क्या शामिल है। तो निगमनात्मक तर्कण में साथियों होता क्या है कि ये जो है आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा को कहते हैं हम लोग, निगमनात्मक तर्कण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्या कहता है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, ठीक है, और उसका प्रयोग भी करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली जो त्रुटियां हैं को कम करने में मदद करती है। यानी किस चीज़ को कम करने में मदद करती है, यह विचार आपके किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा, इसके बारे में आपके थांडाइक जी ने बताया था।
थार्नडाइक जी के अनुसार जब एक बच्चा एक अवधारणा को सीखता है और उसका प्रयोग करता है तो अभ्यास उनके द्वारा जो भी की जाने वाली त्रुटियां हैं वो उनको साथियों कम करने में मदद करती हैं। विकल्प आपका एक सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? कहा गया निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि से जो आपका रिलेटेड हो जाएगा वो आपकी संवेगात्मक बुद्धि मतलब समानुभूति देना। विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या पूछा गया है। कहा गया कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य भी करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा भी उपलब्ध कराता है, तो ये आपका क्या एक आप्रेरणा होगा? जी बिल्कुल। जब कोई भी आंतरिक बल आपको प्रोत्साहित करे तो उसको हम लोग आप्रेरणा ही कहेंगे। विकल्प आपका 27 का एक सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो कौन सी वो आपकी अभिप्रेरणा होगी? क्या पुरस्कार होगा, संवेग होगा, आवश्यकता होगी या उत्प्रेरणा होगा? तो याद रखेंगे साथियों, इसको हम लोग आवश्यकता कहेंगे। विकल्प आपका 28 का सही जवाब 3 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आवश्यकता प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, इतनी बात समझ गए। और आवश्यकताएं जो है व्यक्ति में अगर पूछा जाए कितनी प्रकार की होती है तो आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली कौन आवश्यकता हो जाएगी? एक जैविक आवश्यकता होती है और एक आपकी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं? यहां पर पूछा गया है कि प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबंधित करती हैं। क्या प्रभावी या भावात्मक या आपकी संरक्षणोन्मुखी या सुरक्षाोन्मुखी? तो देखिए, जो भी प्रेरणाएं क्या कहता है अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने की, देखिए वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता, ये आपके भावात्मक प्रेरणाओं से संबंधित हो जाएगी। विकल्प आपका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया था? 30 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो सकारात्मक तरीके से कौन सा कारक इसमें प्रभावित करेगा? पहला क्या अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये क्या सकारात्मक तरीका है? तो नकारात्मक हो जाएगा। प्रकार आपका सहपाठियों से प्रतियोगिता भी साथियों नकारात्मक आपका वर्ड हो जाएगा। लेकिन अर्थपूर्ण संबंध, जी बिल्कुल, ये एक ऐसा अधिगम कारक होगा जो आपको सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो विकल्प आपका 3 सही हो जाएगा। 15 को हुआ था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और आप लोग जानते हैं अगर सीटेट पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर साथियों उसके लिए आपको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे सही जवाब इसका जो हो जाएगा कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश जो है ये साथियों बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगा। विकल्प आपका फर्स्ट ही दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ों को देखिए, नियंत्रित कभी भी परिवेश नहीं रखना है, ना तो अधिकारवादी परिवेश को रखना है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से गलत हो जाएंगी। और सेकंड इसलिए गलत हो जाएगा कि अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं, जी बिल्कुल, ये भी यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यहाँ पर आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो इसमें से जो रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं वो आपको बताना है। देखिए खुले अंतर वाले प्रश्न ये तो साथियों हो जाएगा रचनात्मक आकलन के लिए, परियोजना भी हो जाएगा, अवलोकन भी हो जाएगा। लेकिन कहा गया विद्यार्थियों को योग्यता का क्रम, साथियों योग्यता का क्रम निर्धारित करना, ये बात साथियों गलत हो जाएगी, ये आपके रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो विकल्प आपका फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग साथियों अपने भी जवाब देते रहना। अब थर्ड क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। तो प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फर्स्ट आपसे ऑप्शन में कहा गया कि पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, जी बिल्कुल नहीं। समूह गतिविधि के बजाय
व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना ये भी साथियों गलत हो जाएगा, क्योंकि समूह गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, जी बिल्कुल अनदेखी नहीं करना चाहिए। कहा गया प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, जी बिल्कुल। ये साथियों एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए साथियों पूछा गया, तो याद रखेंगे जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोग देखेंगे सेकंड में बताया गया कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना कौन सा सही नहीं है। तो यही साथियों सही नहीं होगा कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ठीक है। तो विकल्प आपका सेकंड यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी चीजें आप देखेंगे कि बच्चों को स्वीकार करना जरूरी है, अध्यापकों का सकारात्मक रुख भी जरूरी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो ये तो बात साथियों गलत हो जाएगी। लड़कों को घर को कार्यों में सहायता करनी चाहिए, जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। विकल्प आपका सेकंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब अगर पेपर में पूछा जाता है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कौन सा कथन सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि लड़कों को घर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, यानी कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? क्या अधिगम में उसको असुविधा हो रही है, ऐसा है क्या, या अधिगम में आसक्तता के कारण? जी बिल्कुल, जब कभी भी बच्चा कॉपी में लिखने की विपरीत छवियां, दर्पण हो आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो वहां पर उस बच्चे में कौन सा लक्षण हो जाएगा? उसके साथियों अधिगम में आसक्तता होने के कारण ऐसा होता है। विकल्प सेकंड सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? देखिए, शिक्षार्थियों के ज्ञान में बात हो रही, ज्ञान में अर्जन में सहायता करना है, तो किस क्रम में अध्यापकों को सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो याद रखेंगे साथियों, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता में याद रखेंगे। अब तो अध्यापकों को किस पर सबसे अधिक ध्यान देना है? कि शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए उसको शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? जो प्रतिभाशालीता है किसका संयोजन है? साथियों याद रखना, उच्च योग्यता और उच्च सृजनात्मकता और आपकी उच्च वचनबद्धता, इन तीनों का साथियों संयोजन हो जाएगा। जो भी आपके अध्यापक के दृष्टिकोण की प्रभाव जो प्रतिभाशालीता है वो किसका संयोजन है? तो इन तीनों चीजों का साथियों संयोजन हो जाएगी। विकल्प आपका फर्स्ट ही 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 9 क्या पूछ रहे हैं? एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण में महत्वपूर्ण होती हैं? तो देखते हैं 9 नंबर जो प्रश्न है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होगा। ये तो बात साथियों एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गलत है। फिर कहा गया यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीके को उपलब्ध कराती है, ऐसा भी साथियों सही नहीं है। लेकिन कहा गया यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, जी बिल्कुल, गलतियां जो हैं बिल्कुल अंतर्दृष्टि को उपलब्ध कराएंगी तथा समाधानों को पहचानने में भी सहायता करती हैं। तो सबसे विकल्प सही जवाब आपका विकल्प 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन ये आपका साथियों अपसारी चिंतन से संबंधित हो जाएगा। विकल्प 3 यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है? तो ये आपके साथियों शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करने के लिए साथियों इसको विकसित किया जा सकता है। विकल्प आपका 3 यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों
में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो इनमें से जो सार्थक अधिगम को सुगम कौन नहीं बनाएगा? साथियों, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना। जी बिल्कुल, यही आपके साथियों सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। विकल्प आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? तो अगर गैर शाब्दिक दंड हो या साथियों शाब्दिक दंड हो, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ये साथियों इस परिणाम की ओर साथियों इशारा करता है। विकल्प आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। परिणाम साथियों क्या हो जाएगा? उनकी स्वयं के प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 नंबर प्रश्न, 13 का जवाब आपका फोर्थ सही हो जाएगा। कहा गया निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो कौन साथियों प्रदान करते हैं? आपके माता पिता एवं भाई बहन। विकल्प 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से समझेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना किस बात को प्रतिबिंबित करता है? तो ये जो आपका प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, इस बात को साथियों प्रतिबिंबित करता है। 15 का सही जवाब विकल्प 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो आपका परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 6 से 11 वर्ष तक। ठीक है, तो 16 का सही जवाब विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? आर्जो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में? तो इस चर्चा के विषय में आप लोगों को बताना है। तो ये जो चर्चा हो जाएगी साथियों किस विषय की हो जाएगी? पहले आप लोग अपना जवाब दीजिए। ये साथियों प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद की साथियों चर्चा हो जाएगी। विकल्प 4 सही हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का जवाब। ठीक है, क्वेश्चन 18 क्या कहता है? अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपनी आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, तो इस मार्गदर्शन को हम लोग क्या कहेंगे साथियों? सहारा देना कहते हैं। ठीक है, विकल्प 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका साथियों क्या कर रही है? एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती? जी बिल्कुल नहीं। भाषा पर अच्छा अधिकार रखती? ऐसा भी नहीं है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है? जी बिल्कुल। विकल्प आपका 3 यहां पर सही हो जाएगा। देखेंगे ये जो किस बात की ओर इशारा करें कि यहां पर साथियों वो लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक होता है? तो ये जो आपका मूल्यांकन होगा साथियों ये आपका यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है या दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। विकल्प 4 सही हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब। अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ में सूचित करता है? तो कौन सा स्तर सूचित करते हैं? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पर स्तर फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका सही जवाब विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? साथियों पूछा गया सही नहीं है। ध्यान से जवाब देंगे आप सभी लोग। देखते हैं साथियों ऑप्शन आपके कौन कौन से। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। फिर कहा गया जी बिल्कुल बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये बात साथियों गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर साथियों आपसे क्वेश्चन नंबर जो 23 है, क्वेश्चन नंबर 22 साथियों जिसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं? अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो अगर आप लोग अधिगम में आकलन करना चाहते हैं तो ये आपके किस लिए आवश्यक हो जाएगा दोस्तों? तो प्रेरणा के लिए साथियों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब अधिगम के लिए आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन 24 क्या पूछ रहा है?
प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर जो भी प्रचलित योजनाएं हैं दोस्तों आपकी, उनमें नई जानकारी को जोड़ना हम लोग आत्मसातकरण के नाम से जानते हैं इसको। विकल्प 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कहता है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऐसा जो सिद्धांत होगा वो यहाँ पर साथियों वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक अपनी, चाहे उसकी बुद्धि हो, प्रेरणा हो या रुचि हो, सब लोग संदर्भ में अपने क्या है, भिन्न होते हैं। तो ये साथियों वैयक्तिक भिन्नता से साथियों रिलेटेड हो जाएगा। विकल्प आपका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कहा गया वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि यहाँ पर साथियों समावेशी शिक्षा के बारे में, समावेशी शिक्षा में साथियों ऐसा होता है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाता है। विकल्प आपका 1 सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में सभी को समान लेकर चलना, सभी को समान अवसर देना, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से छात्र आया हो, बच्चा आया हो, यही आपकी समावेशी शिक्षा इस बारे में बात करती है। 27 नंबर प्रश्न कहता है कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित होता है। तो ये साथियों आपके किस बात से संबंधित हो जाएगा? तो ये साथियों आपके संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है। ये बात सभी लोग याद रखेंगे। विकल्प आपका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहे हैं? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? देखिए लिखने में योग्यता की कमी अगर पूछा जाए, ये साथियों आपके डिस्ग्राफिया का एक लक्षण हो जाएगी। विकल्प आपका 1 यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी? तो याद रखेंगे साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 29 इसका सही जवाब साथियों सामाजिक अनुभव। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन 30 क्या कहता है? इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो देखिए त्रितंत्री सिद्धांत के बारे में पूछा गया और फिर क्या साथ में पूछा गया कि व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। देखिए साथियों निगेटिव प्रश्न पूछा गया और आप लोग यहाँ पर इसका सही जवाब सिर्फ केवल शब्द से दे सकते थे। ठीक है, तो आज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले एक ऐसा पेपर जिससे साथियों हर बार आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन को अंत तक जरूर देखेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे, क्योंकि आज हम डिस्कस कर, और ये क्लास साथियों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या देखते हैं? पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की अगर भूमिका आपसे पूछी जाए क्या होगी? क्या संप्रेषक और व्याख्याता? जैसे व्याख्याता की बात आएगी तो साथियों निगेटिव हो जाएगा, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट को ऑप्शन कह रहा है सुगम कर्ता के रूप में। जी बिल्कुल, विकल्प आपका 2 सही हो जाएगा। शिक्षक की जो भूमिका होती है इस परिप्रेक्ष्य में साथियों, वो एक सुगमकर्ता के रूप में आपकी होती है। विकल्प 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने भी जवाब देते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती है? क्या उच्च आत्म क्षमता ये क्या प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती? जी बिल्कुल होती है ये तो। फिर कह रहा है निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। देखिए आपने देखा निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, ये एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो विकल्प आपका निगेटिव पूछा गया था, तो निगेटिव यानी सेकंड विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत जो स्तर है, इसके अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो किस तरफ होगी? क्या सिर्फ व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की होगी? जी नहीं। व्यक्तिगत मूल्य की तरफ होगी? ऐसा भी नहीं। पारिवारिक अपेक्षाएं होंगी? यहां पर विकल्प जो 4 में आपसे कहा गया अंतर्निहित संभावित
दंड की ओर साथियों उसकी प्रवृत्ति होगी। तो विकल्प आपका देखा जाए, देखिए जो पूर्व परंपरागत स्तर होगा कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, तो यहां पर साथियों याद रखना अंतर्निहित संभावित दंड की उसकी प्रवृत्ति होगी। तो विकल्प आपका 4 यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 का जवाब आपका 4 साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 4 में पूछा गया आप लोगों से, जो पेपर में पूछा भी गया था कि शिक्षार्थी की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, इन चारों में से क्या चाहिए एक शिक्षिका को। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहां पर देखेंगे आप कि कह रहा है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, जी बिल्कुल नहीं। निगमनात्मक यानी नियम से साथियों उदाहरण की ओर जाना है, यह भी बात आपकी गलत हो जाएगी। इसके बाद में आपसे कहा गया कि याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, यह भी बात याद करना भी साथियों निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा वैयक्तिक विभिन्नताएं और विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, जी बिल्कुल विकल्प आपका जो सबसे सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का विकल्प 4 ही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है, हर एक प्रश्न साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर और जितनी भी प्रैक्टिस कराने अगर रेगुलर देखेंगे तो इस बार साथियों 100% सीटेट एग्जाम आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन 5 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से जो बाल विकास का सिद्धांत क्या नहीं है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, जी बिल्कुल नहीं। कौन सा एक बाल विकास सिद्धांत का महत्व नहीं है, तो ये तो साथियों बिल्कुल सही है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सेकंड में कहा गया सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया होती है इसका परिणाम होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन विकल्प 3 में आपसे कहा गया सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, जी बिल्कुल नहीं, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो निगेटिव पूछा गया था, तो निगेटिव आपका विकल्प 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा। अगर किसी भी चीज का आकलन करना चाहते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीके के बारे में अगर पेपर में पूछा जाता है तो विकल्प फर्स्ट में आपसे कहा गया कि आकलन शिक्षण जो होता है ये अधिगम में अंतर्निहित एक प्रक्रिया है। तो यहां पर सबसे उपयुक्त तरीका आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया कि कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो क्या अभिसारी चिंतन होगा, जी बिल्कुल नहीं। संवेगिक चिंतन भी नहीं होगा, अहमवादी चिंतन भी नहीं होगा, लेकिन जो अपसारी चिंतन है ये आपके सृजनात्मकता से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपका लेव वाइगोस्की जी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। चलिए देखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, जी बिल्कुल ये बात तो गलत हो जाएगी। इस बात से वाइगोस्की जी आपके साथ में बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। फिर कहा गया बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए, जी बिल्कुल ये भी बात गलत है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब आपका आखिरी विकल्प बचा हुआ जिसमें कहा गया है कि बच्चे जो है ये आपके समवयस्कों और वयस्कों के साथ जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती है इसके माध्यम से सीखते हैं, जी बिल्कुल आपका 4th विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके किसके अकॉर्डिंग, लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछता है, बच्चे, सिर्फ एक शब्द में आपसे पेपर में पूछा गया था बच्चे क्या है, तो आप लोगों को ध्यान से इस प्रश्न का जवाब देना है। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है, ऐसा भी नहीं, बच्चे कभी भी खाली बर्तन के समान नहीं मानना आप लोगों को। निष्क्रिय जीव होते हैं, ये भी गलत हो जाएगी। फिर कहता है बच्चे जो है जिज्ञासु प्राणी होते हैं, पहले ही आपका सही हो जाएगा, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो सबसे जो सही जवाब होगा आपके 9 नंबर प्रश्न का, तो विकल्प आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का जवाब भी ध्यान से देंगे और आप लोग अंत में अपना स्कोर भी बताएंगे कि कितने आपके प्रश्न सही होते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, जी बिल्कुल
सबसे सटीक जवाब आपका पहले विकल्प हो जाएगा, अन्य विकल्प आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में 11 में पूछा गया कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह जो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं उनका तिरस्कार करे। जी बिल्कुल तिरस्कार नहीं करना है। सेकंड विकल्प में आपसे कह रहा है उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में। देखिए ये तो बात बिल्कुल ही संपन्न घरों से हो, ये बात आपकी निगेटिव हो जाएगी, तो यहां से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में जो विविध मतों को क्या करें, प्रोत्साहित करने का काम करें। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हो आप लोग इस प्रश्न का जवाब समझ गए होंगे। क्वेश्चन 12 को सभी लोग ध्यान से देंगे। जवाब इसका, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनकी खाली स्थान किस बात की विभिन्नता का कारण है? क्या ये उनकी अभिक्षमता का कारण होगा? ऐसा तो नहीं होगा। ये साथी उनकी अधिगम शैली ऐसा है, अधिगम शैली की वजह से कोई आपका समूह में पढ़ना चाहता है, कोई अकेले पढ़ना चाहता है, ये इसी बात का उदाहरण हो जाएगा। तो विकल्प आपका सबसे सटीक जवाब विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी को शांत कमरे में पसंद होता है पढ़ना, ठीक है, और किसी को अपने समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये आपकी अधिगम शैली का एक उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 प्रश्न में कहा गया है कि भारत में जो भाषिक विभिन्नता है बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा जो उपयुक्त कथन क्या होगा, यानी जो हमेशा के लिए उपयुक्त कथन हो इन चारों में से वो क्या होगा? तो सीधे हम लोग सही जवाब पर आते हैं। विकल्प 2 में कहा गया शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में उसको अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा का प्रयोग करता हो। तो 13 का जवाब आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया जो प्रकृति पोषण विवाद है, इसमें जो प्रकृति है इससे क्या अभिप्राय होता है? तो प्रकृति से आप लोग जानते होंगे, प्रकृति से अभिप्राय आपका किन चीजों से हो जाएगा? जो भी हमारे आसपास का वातावरण होता है, यही आपके प्रकृति से इसका अभिप्राय हो जाएगा। लेकिन आपका जो आपके आयोग के द्वारा इसका उत्तर माना विकल्प माना गया था, वो भी आप लोगों को याद रखना है। यहां पर जवाब आपका विकल्प 1 माना गया था कि जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन सा सही है। तो विकल्प आपका आयोग के अकॉर्डिंग विकल्प 1 सही होगा। वैसे तो साथियों हमारे आसपास का वातावरण यही आपकी प्रकृति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जो 14 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब आपका विकल्प 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो जनसंचार जो है ये इस वजह से महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है क्योंकि जनसंचार जो है इसके माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियां हो गई, मूल्य हो गए और विश्वासों को साथ में प्रभावित भी करता है, इसलिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो विकल्प आपका जो है 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है आप लोगों से? पेपर में पूछा गया था कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा इस प्रश्न के विषय में देखिए सही नहीं है। निगेटिव प्रश्न पूछा गया तो निगेटिव जवाब ढूंढना है। तो बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। जी बिल्कुल ये बात सही है। बच्चे अनेक प्रकारों से सीखते हैं, ये भी सही हो जाएगा। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कहा गया बच्चे केवल कक्षा में सीखते, जैसे ही केवल देखा तो आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका गलत जवाब हो जाएगा। गलत ही प्रश्न आपसे पूछा गया था। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया आप लोगों से है कि जो आपका प्राथमिक विद्यालय है इसके शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो कौन सी रणनीति को अपनाना चाहिए? बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में साथियों सहायता करना चाहिए। इस रणनीति को अपनाना चाहिए।
तो विकल्प आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया था? 18 का जवाब उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बताएंगे और आप सभी लोगों का सही भी निकलना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो समाजीकरण का जो प्रमुख कारक इनमें से होगा वो क्या आपका कंप्यूटर होगा? जी नहीं। आनुवंशिकता भी नहीं होगा। समाजीकरण का जो प्रमुख कारक है वो आपका दोस्तों परिवार यानी फैमिली हो जाएगी। तो 18 का जवाब 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? बच्चों को अगर समूह कार्य देना है तो एक प्रभावी शिक्षण रणनीति इनमें से कौन सी होगी? क्योंकि समूह कार्य का क्या प्रभाव पड़ता है? तो समूह कार्य में सीखने की प्रक्रिया जो है वो बच्चों में एक दूसरे से सीखते हैं। समूह कार्य में क्या होगा? जो भी बच्चे होंगे वे एक दूसरे के माध्यम से सीखेंगे और परस्पर सहायता भी करते एक दूसरे की हैं। तो विकल्प आपका 2 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों ने सही इस प्रश्न का जवाब दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया? क्वेश्चन 20 में पूछा गया कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई को प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खाली स्थान किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसा जो बच्चा होगा वो आपकी जो पठन अक्षमता होगी यानी डिसलेक्सिया के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो 20 का जवाब 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब यहां पर आपसे शैशव काल की अवधि के बारे में पूछा गया है। तो शैशव काल की जो अवधि होगी वो क्या हो जाएगी आपकी? तो शैशव काल की अवधि आप सभी लोग याद रखेंगे, ये जो है आपके जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जिसमें बालक का जो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो काफी तीव्र गति से होता है। इस बात को भी आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि जो पियाजे जी हैं इनके अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच में 2 से 7 वर्ष के बीच का जो एक बच्चा होगा इसका जो संज्ञानात्मक विकास है ये किस अवस्था में माना जाएगा? क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था? तो याद रखेंगे 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था को हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखनी। यहां पर कुछ बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ सेकंड का समय लेंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछी जाती है कि औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है इसकी जो अवस्था आयु है वो कितनी होगी, तो इसकी आप सभी लोग लिख लेंगे 11 से 15 वर्ष के बीच में होगी। ठीक है, और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसको भी याद रखेंगे, ये आपकी 7 से 11 वर्ष के बीच में हो जाएगी। इसके बाद जो संवेदी गामक है ये 0 से 2 वर्ष के बीच में होगी संवेदी गामक। और पूर्व संक्रियात्मक जो है ये हमने आपको बता ही दिया है। तो विकल्प आपका यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक ये साथियों 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, तो चारों चीजें हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है और इस जो प्रश्न का जवाब है ये आपका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों बातें याद रखना, कोई भी इन चारों में से एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, तो एक बार जरूर देख लेना दोबारा इस वीडियो को। कहा गया विकास खाली स्थान से की ओर बढ़ता है। तो आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है, विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो विकल्प आपका 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसे सहयोग देना कहा जाएगा। जी बिल्कुल, विकल्प आपका 1 सही हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 25 कई बार पेपर में पूछा गया है, समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया? नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में जो बदलाव की प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? तो ये जो प्रक्रिया होती है ये आपके आत्मसातकरण कहलाएगी। ठीक है, जब कभी भी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो भी आपका वर्तमान स्कीमा है इसमें बदलाव की प्रक्रिया जो भी होगी उसको हमेशा क्या बोलेंगे? आत्मसातकरण। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया? मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय
अधिक है। तो याद रखेंगे मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। तो विकल्प आपका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। कहा गया कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो जो भी बाल केंद्रित शिक्षा होगी इसमें क्या शामिल होता है? इसमें आपके बच्चों के लिए जो अस्तपरक गतिविधियां होंगी वो शामिल होती हैं एक बाल केंद्रित शिक्षा में। तो विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का जवाब। 28 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछता है क्वेश्चन कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा है। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी जो बुद्धि है उसका वो कौन सी बुद्धि उसके अंदर उच्च स्तरीय थी? क्या शारीरिक गतिबोधक? नहीं। देखिए संगीत बजा रहा है तो संगीत में बुद्धि उसमें अधिक हो जाएगी। सिंपल सा जवाब हो जाएगा। आप लोग इसका आसानी से जवाब विकल्पों के माध्यम से दे सकते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते हैं। कहा गया आप लोगों से है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या कर रहा है। तो ये कोई भी अगर अध्यापक आपकी कक्षा में सोचता है तो वो यहाँ पर लिंग पक्षपाती यानी जेंडर पक्षपाती को दर्शाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? समावेशी जो शिक्षा है ये मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए। तो ये जो मानती है समावेशी शिक्षा व्यवस्था और बच्चे, हमें जो है व्यवस्था और बच्चे के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए, ये समावेशी शिक्षा आपकी कहती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए इन बातों को, सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानना और सभी बालक जो भी उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनके साथ साथ उनको शिक्षा में भी समान अवसरों को उपलब्ध कराना, यही आपकी समावेशी शिक्षा की विशेषता हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों को इनमें से जितने भी आंसर पता हो जरूर आप सभी लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन साथियों जो आपके पेपर में लगभग आना तय है, क्या पूछा गया था कि अधिगम पूरी तरह एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है। इस सिद्धांत का संबंध साथियों अधिगम के किस सिद्धांत से है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे इस सिद्धांत का जो संबंध हो जाएगा वो आपके व्यवहारात्मक अधिगम के सिद्धांत से हो जाएगा। आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न का जवाब देना है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा साथियों सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें 3 जो जोड़े हैं वो आपके सुमेलित हैं, एक नहीं है, तो आपको वही बताना है। तो देखिए समतालिक का सिद्धांत थांडाइक के द्वारा दिया गया था, जी बिल्कुल ये बात आपकी सही है। जो सामान्यीकरण का सिद्धांत है ये आपकी गुड के द्वारा दिया गया था। और यहां पर बताया गया औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत क्या कोहलर के द्वारा दिया गया था? जी बिल्कुल नहीं। तो यही आपका साथियों सुमेलित नहीं होगा। और अब बाकी आपका विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत ये साथियों आपके स्पेयरमैन ने दिया था, ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो यहां पर सही जवाब आपका विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न का जवाब ज्यादातर लोगों को उम्मीद करते पता होना चाहिए। अगर कहा गया कि जब पूर्ववर्ती जो अधिगम है उसको नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह क्या कहलाता है? यानी जो भी आपकी पूर्व का ज्ञान है, अगर कोई नया ज्ञान सीखना चाहते हैं आप लोग, अगर उस चीज को आसान बनाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इस चीज को साथियों हम लोग अधिगम का सकारात्मक अंतरण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? कहा गया पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो है ये विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। आखिर किस कारण साथियों ऐसा होता है? तो याद रखेंगे साथियों ये आपके चर अनुपात जो सुदृढ़ीकरण होगा उसकी वजह से साथियों ऐसा होता है। विकल्प आपका 4 क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे? देखिए वाइगोत्स्की जी जो हैं आप लोगों को पता होगा ये साथियों आपके सामाजिक अधिगम पर ज्यादा बल देते थे। तो याद रखेंगे विकल्प आपका यहाँ पर जो सही जवाब होना चाहिए वो विकल्प 3 हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे लेव वाइगोत्स्की जी का संबंध किससे? आपके सामाजिक से। अब यहाँ पर पूछा गया एक
वर्ड में कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है इसका साथियों सेंटर क्या होता है, यानी केंद्र क्या होता है? क्या इसका केंद्र विद्यार्थी होंगे या सत्ता होगी या शिक्षक होंगे या संरचना होगी? तो आप लोगों को याद रखना साथियों, विद्यार्थी को आपको सर्वोपरि रखना है। ठीक है, तो विकल्प आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या होता है? क्या बचाव होगा? जी बिल्कुल नहीं। विस्तार हो सकता है क्या? ये भी साथियों नहीं होगा। सीखना एक तरह के व्यवहार का साथियों आपके संशोधन होता है। ठीक है, तो विकल्प यहां पर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली है ये साथियों किस ओर संकेत करती है? तो पाठ्यचर्या शब्दावली का आप लोगों को याद रखना है, ये जो संकेत करने का काम करती है साथियों, विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम होता है उस ओर संकेत करती है। इसके अलावा जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यही आपके साथियों जो पाठ्यचर्या शब्दावली होती है ये इसी ओर साथियों संकेत करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? देखिए यहां पर प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता पूछी गई है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता पूछी जाती है तो आप लोगों को याद रखना है, यहां पर समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? लचीलापन होता है। यही आपकी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्थाओं में क्या होना चाहिए दोस्तों? आपके लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन आप सभी लोग याद रखना है, इस शब्द आपका पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो एजुकेशन है इसका साथियों मोटिव क्या होना चाहिए, तो इसका जो मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। यही साथियों शिक्षा के उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपका जो व्यवहारिक जीवन है उसके लिए विद्यार्थियों को क्या करना साथियों? रेडी करना। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो चरित्र है यानी करेक्टर है इसका डेवलपमेंट साथियों किस तरीके से होता है? तो ये क्या आपकी इच्छा शक्ति द्वारा होगा? जी बिल्कुल। बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, इसके द्वारा भी होगा, नैतिकता के भी द्वारा होगा, यानी इन सभी के द्वारा आपका साथियों चरित्र का विकास होता है। तो विकल्प आपका 4 विकल्प आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? 12 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि बाल्यावस्था में किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या उत्तरदायित्व की अनुभूति सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी? जी बिल्कुल नहीं। ईमानदारी भी नहीं होगी, ना तो सहभागिता। लेकिन जो आज्ञाकारिता है साथियों, ये बाल्यावस्था में एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी। तो विकल्प आपका 4 यहां पर सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? 13 को भी हम लोग ध्यान से समझते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है? तो इनमें से जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण क्या नहीं होगा? तो ये आपका हो जाएगा बहुत विनीत होना और स्वयं में सीमित होना। देखिए किसी भी चीज में सीमित नहीं होना चाहिए, तो ये आपके एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो विकल्प आपका 3 यहां पर साथियों सही हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिए, नियमित जीवन हो, संवेगात्मक परिपक्वता हो, ये साथियों सारी बातें सही हो जाएंगी। आत्मविश्वास भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट में कहा गया है कि अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये समझिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया गया था। क्या ये आपके इसका प्रतिपादन क्या पावलोव द्वारा किया गया था? जी बिल्कुल नहीं। ना तो वाइगोत्स्की जी ने किया था, ना तो जीन पियाजे। तो अब आप लोगों को सभी लोगों को याद रखना है, अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये आपके साथियों गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का आप सभी लोग जवाब बताएंगे। कहा गया कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है? क्या समायोजन कहलाएगी, या समावेशन, या स्कीमा, या प्रत्यक्षण? तो आप लोग बताएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, ऐसी जो भी प्रक्रिया होगी वो आपकी दोस्तों समायोजन कहलाती है। तो विकल्प आपका यहां पर साथियों फर्स्ट जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा।